एक ऐसा दिन जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देगी। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण वॉशिंगटन डीसी की ठंडी सड़कों पर पड़ी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से एक बयान निकला जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसों में हलचल मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गंभीर और सधे हुए लहजे में घोषणा की, अब भारत सहित कई देशों से आने वाली दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यह कोई आम बयान नहीं था, यह एक ऐसा निर्णय था जिसने मेडिकल वर्ल्ड की नींव को हिला दिया, जैसे किसी शांत झील में अचानक एक विशाल पत्थर फेंका गया हो। लहरें चारों दिशाओं में फैलने लगीं। दवा उद्योग में अमेरिका का यह कदम एक आर्थिक संकट की तरह था, जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि उन सभी देशों को झटका दिया जो भारतीय जेनेरिक दवाओं पर निर्भर थे। भारत दुनिया की फार्मेसी कहलाने वाला देश, सस्ती, भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक हर साल अरबों गोलियां, सिरप, इंजेक्शन और वैक्सीन भारत से निकलकर पूरी दुनिया में पहुंचते हैं। जिन दवाओं की कीमत अमेरिका में सैकड़ों डॉलर होती है, वही भारत से जाकर कुछ ही डॉलर में जीवन बचाती हैं। लेकिन अब अचानक इस सप्लाई चेन पर 100% टैरिफ की दीवार खड़ी कर दी गई थी। घोषणा के तुरंत बाद ही शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया। फार्मा कंपनियों के शेयर रोलर कोस्टर की तरह नीचे गिरने लगे। अमेरिकी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के बोर्डरूम में अफरा तफरी मच गई। अगर कीमतें दोगुनी हो गईं तो इलाज का खर्च कौन उठाएगा? ये सवाल न्यूज़ के प्राइम टाइम पर गूंजने लगे। पर असली हलचल तो अंधेरे गलियारों में थी, वो जगहें जहां फैसलों के साए में सौदे होते हैं। न्यूयॉर्क की एक पुरानी इमारत में अमेरिकी दवा लॉबी के बड़े बड़े चेहरे एक गोल मेज पर बैठे थे। एक नक्शा टेबल पर फैला हुआ था जिस पर लाल रंग से भारत को घेरा गया था। कोई बोला, हमने सालों से कोशिश की, अब समय आ गया है मेड इन अमेरिका को वापस ताकतवर बनाने का। दूसरा बोला, लेकिन भारत को हटाना आसान नहीं होगा, पूरी सप्लाई चेन उस पर टिकी है। जवाब आया, यही तो सस्पेंस है, अब दुनिया को झुकना होगा। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में देर रात तक मीटिंग चलती रही। वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी लगातार डेटा टेबल पर रख रहे थे। अमेरिका को हर साल 25 अरब डॉलर की दवाएं जाती हैं। 100% टैरिफ का मतलब है कीमतें दोगुनी। वहां का बाजार तो बिखर जाएगा, एक अधिकारी ने कहा। कोई बोला, लेकिन असर हम पर भी होगा। अगर उनके बाजार से ऑर्डर रुक गए तो हमारे उद्योग पर दबाव आएगा। कमरे में कुछ क्षण के लिए खामोशी छा गई। अमेरिका के इस फैसले की पहली मार उन्हीं तक पहुंची जो सबसे कमजोर थे। वहीं यूरोप में, जर्मनी और फ्रांस के अस्पतालों में भी हड़कंप मचने लगा। यूरोप की कई दवाएं भारतीय फार्मा कंपनियों से आती थीं। 100% टैरिफ भले अमेरिका ने लगाया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें अचानक बढ़ने से यूरोपीय देशों की हेल्थ केयर प्रणाली पर भी असर होने लगा। स्टॉक कम होने लगे, इमरजेंसी बैठकों का दौर शुरू हो गया। दूसरी ओर अमेरिकी जनता पर धीरे धीरे हकीकत उतरने लगी। फार्मेसी की दुकानों पर दवाओं के दाम बढ़ने लगे। वो दवाएं जो कल तक $20 में मिलती थीं, आज $40 में मिल रही थीं। बीमा कंपनियों ने तुरंत प्रीमियम बढ़ा दिए। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर खर्च का बोझ बढ़ने लगा। राष्ट्रपति के भाषण में घरेलू उत्पादन और अमेरिकन जॉब्स का जिक्र था, लेकिन असल में घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियों को खड़ा करना, लाइसेंसिंग, FDA अप्रूवल और रिसर्च में समय लगता है। इतने बड़े पैमाने पर भारत को तुरंत रिप्लेस करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। अमेरिकी फार्मा इंडस्ट्री ने पिछले 2 दशकों में धीरे धीरे प्रोडक्शन को आउटसोर्स कर दिया था। अब वही आउटसोर्सिंग उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। भारत ने भी पलटवार की रणनीति बनानी शुरू कर दी। वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिकी दवा कंपनियों को मिलने वाले प्रेफरेंशियल एक्सेस को रोकने के संकेत दिए। साथ ही अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के साथ तेजी से वैकल्पिक व्यापार समझौते करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। भारतीय मीडिया में हेडलाइन चली, दवा युद्ध की शुरुआत। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसका असर उसके अपने स्वास्थ्य तंत्र पर उल्टा पड़ सकता है। वहीं ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने हेडलाइन दी, इकोनॉमिक अटैक ऑन इंडिया, कोलैटरल डैमेज, द वर्ल्ड्स पुअर पेशेंट्स। आर्थिक विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि यदि स्थिति कुछ महीनों में नहीं सुधरी तो ग्लोबल हेल्थ सेक्टर में एक बड़ी आपूर्ति संकट, ग्लोबल हेल्थ सप्लाई शॉक पैदा हो सकता है। इसका असर सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैक्सीन उत्पादन, एंटीबायोटिक्स की सप्लाई और जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग पर भी पड़ेगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के हॉल में एक विशेष सत्र बुलाया गया। WHO, WTO और विश्व बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थे। भारत के विदेश मंत्री ने कहा, यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है,
ये मानवता के खिलाफ एक आर्थिक हमला है। दुनिया के लाखों मरीजों की जिंदगी दांव पर लगी है। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा, हम अपने देश के उद्योगों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन सत्र में माहौल स्पष्ट था। अधिकांश देश अमेरिका के खिलाफ थे। जैसे जैसे हफ्ते बीतने लगे, स्थिति और जटिल होती गई। अमेरिकी अस्पतालों में कुछ विशेष जेनेरिक दवाओं की कमी होने लगी। डॉक्टरों को विकल्प खोजने पड़े। कई बार महंगी ब्रांडेड दवाओं का सहारा लेना पड़ा। बीमा कंपनियां दबाव में थीं। सरकार पर आलोचनाओं का पहाड़ टूट पड़ा। राष्ट्रपति की रेटिंग गिरने लगी। चुनाव नजदीक थे और जनता में गुस्सा बढ़ रहा था। हमसे कहा गया था कि मेड इन अमेरिका से नौकरियां आएंगी, लेकिन हमें तो महंगी दवाएं और बढ़ते बिल मिले। एक नागरिक ने टीवी कैमरे के सामने कहा। इधर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूती से रखा। कई विकासशील देशों ने भारत के साथ मिलकर एक साझा प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें अमेरिकी टैरिफ को WTO के नियमों के खिलाफ बताया गया। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा और फिर एक दिन अचानक अमेरिकी प्रशासन के भीतर से एक लीक सामने आई, एक गोपनीय दस्तावेज, जिसमें दिखाया गया था कि यह पूरा टैरिफ प्लान कुछ अमेरिकी फार्मा कंपनियों के लॉबिस्टों द्वारा तैयार किया गया था, ताकि वे जेनेरिक दवाओं की जगह अपनी महंगी ब्रांडेड दवाओं का बाजार कब्जा कर सकें। यह लीक जैसे ही मीडिया में आई, पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया। सीनेट में जांच की मांग उठी। कई सीनेटरों ने खुलकर कहा, हमने जो किया वो जनता के हित में नहीं, कुछ कंपनियों के फायदे के लिए किया गया। इतिहास गवाह है, जब भी कोई ताकत किसी दूसरे पर आर्थिक हमला करती है, उसका असर दूर तक जाता है और अक्सर उस हमलावर के ही घर में लौटकर विस्फोट करता है। अमेरिका का 100% टैरिफ का फैसला भी अब उसी राह पर था। दवा युद्ध अब एक नई दिशा में मुड़ चुका था। सस्पेंस इस बात का नहीं था कि कौन हारेगा। सस्पेंस इस बात का था कि कौन पहले झुकेगा, अमेरिका जिसने अपनी दवा नीति को हथियार बना दिया था, या भारत जिसने वर्षों से दुनिया को सस्ती दवाएं दी थीं। दुनिया की निगाहें अब इसी मुकाबले पर टिकी थीं, एक ऐसा मुकाबला जिसने दवा की गोलियों को अब आर्थिक गोलियों में बदल दिया था, यानी सीधा असर आम अमेरिकी नागरिक की जेब और स्वास्थ्य पर पड़ने वाला था। अब सवाल यह उठता है कि भारत ने क्या किया? क्या भारत डर गया? नहीं, भारत ने इस बार झुकने से इनकार कर दिया। हमारी सरकार और फार्मा इंडस्ट्री ने मिलकर एक बेहद ठोस रणनीति तैयार की और उसे फटाफट लागू भी किया। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं कि आखिरकार भारत में इस काउंटर कैसे किया। लेकिन भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। देखिए, इस रणनीति में 4 मुख्य दिशा थी। नए बाजारों में पहुंचना, देश के भीतर उत्पादन बढ़ाना, वैश्विक साझेदारियां मजबूत करना और सप्लाई चेन को लचीला बनाना। इसके पीछे सरकार की आत्मनिर्भर नीति, PLI स्कीम और बुल्क ड्रग पार्क जैसी योजनाएं थीं, जिनका मकसद कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भरता घटाना था। भारत ने तुरंत अपने जहाजों का रुख मोड़ दिया। जो शिपमेंट्स पहले अमेरिका के रास्ते जाती थी, अब वे यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और रूस की ओर भेजी जाने लगी। भारतीय कंपनियों और फार्मेक्सल ने इन देशों में टेस्टिंग, रेगुलेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट देना शुरू किया। नतीजा चौंकाने वाला था। भारत के फार्मा निर्यात में गिरावट नहीं आई, बल्कि कई देशों ने हमें रिलायबल सप्लायर कहकर नई डील साइन की। यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में भारतीय दवाइयों की मांग और बढ़ गई। यहीं से भारत ने इस आर्थिक हमले को अवसर में बदल दिया। अमेरिका ने सोचा था कि भारत कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने अपने आउटपुट को फिर से व्यवस्थित किया। जो दवाइयां पहले अमेरिका जाती थीं, अब वे अन्य देशों में जाने लगीं और अमेरिका के कई अस्पतालों में जेनेरिक दवाइयों की कमी दिखने लगी। हेल्थ स्पेशलिस्ट ने कहा कि इससे दवाइयों के दाम और इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों बढ़ेंगे। यानी जिस दर्द की गोली अमेरिका किसी और को देना चाहता था, वही दर्द अब उसके अपने नागरिक झेल रहे थे। भारत की फार्मा इंडस्ट्री को यूं ही दुनिया की फार्मेसी नहीं कहा जाता। भारत सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाइयां बनाता है और दुनिया के छोटे बड़े कई देशों के लिए लाइफलाइन की तरह है। इसलिए जब भारत ने अपनी सप्लाई लाइन मोड़ी तो दुनिया के कई देशों ने तुरंत भारत का साथ दिया। धीरे धीरे एक नया संतुलन बनने लगा। अमेरिका को महसूस होने लगा कि उसने खुद के लिए ही मुश्किल खड़ी कर ली है। इस बीच भारत ने न सिर्फ नए बाजारों में पैर फैलाए, बल्कि ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया और रूस जैसे देशों में लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी। सरकार ने भी कंपनियों को पूरी मदद दी। PLI सहायता, सब्सिडी और लॉजिस्टिक सपोर्ट से भारत की दवा कंपनियां नई जगहों पर जमने लगीं।
यह सब उस वक्त हो रहा था जब अमेरिका खुद अपनी सप्लाई चेन संभालने में संघर्ष कर रहा था। भारत ने यह सब करते हुए भी मानवता नहीं भूली। हमने सुनिश्चित किया कि जीवन रक्षक दवाइयों की सप्लाई दुनिया के जरूरतमंद देशों तक बिना रुकावट पहुंचती रहे। भारत ने व्यापार में रणनीति अपनाई, पर इंसानियत को साथ लेकर यही हमारी असली ताकत है कि कारोबार में बुद्धि और मानवता में जिम्मेदारी। अंत में नतीजा साफ था। अमेरिका ने 100% टैरिफ की गोली दागी ताकि दुनिया को दिखा सके कि वह आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन भारत ने उसी गोली को अपनी ढाल बना लिया। हमने अपनी नीति, समझदारी और संयम से इस आर्थिक युद्ध को शांति के साथ जीत लिया, और जो दर्द अमेरिका किसी और को देना चाहता था वही अब उसके अपने लोग झेल रहे हैं। भारत ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। भारत ने व्यापारिक मंच पर जब अपनी चाल चली तो दुनिया ने इसे सामान्य आर्थिक कदम समझा, पर असल में यह एक सुविचारित रणनीति का हिस्सा था जो आने वाले वैश्विक आर्थिक युद्ध का पूर्वाभास दे रही थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उस जटिल शतरंज पर जहां हर देश अपनी चालों से दूसरे को मात देने की कोशिश में लगा था, भारत ने न केवल अपनी गोटियों को समझदारी से रखा बल्कि उनमें मानवता की वह भावना भी शामिल की जो आज के समय में एक दुर्लभ गुण बन चुकी है। अमेरिका ने जब अपनी 100% टैरिफ की गोली चलाने का ऐलान किया तो उसका उद्देश्य स्पष्ट था, दुनिया को दिखाना कि वह आत्मनिर्भर बन रहा है और कोई भी देश उसकी शर्तों पर चले बिना वैश्विक व्यापार में टिक नहीं सकता। यह एक ऐसी चाल थी जिसमें आर्थिक दबाव के साथ राजनीतिक संदेश भी छिपा था, लेकिन शायद अमेरिका ने यह सोच भी नहीं रखा था कि भारत उसकी इस आर्थिक गोली को ढाल बनाकर न केवल खुद को बचा लेगा बल्कि पूरे परिदृश्य को ही पलट देगा। भारत ने घबराहट में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही कोई भावनात्मक भाषण, न ही उग्र बयानबाजी, सिर्फ शांत रणनीति। नीति आयोग और विदेश मंत्रालय ने मिलकर एक बहुस्तरीय रणनीतिक योजना पर काम किया। सबसे पहले भारत ने उन सभी देशों से संपर्क साधा जो अमेरिकी टैरिफ नीति से प्रभावित थे। दक्षिण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप के कुछ हिस्से और यहां तक कि अमेरिका के भीतर की कुछ औद्योगिक लॉबी भी। भारत ने उन्हें एक वैकल्पिक व्यापारिक ढांचा ऑफर किया जिसमें स्थानीय मुद्राओं में लेन देन, पारस्परिक लाभ और बाजारों तक खुली पहुंच की बात थी। शुरुआत में अमेरिका को लगा कि भारत सिर्फ कूटनीतिक बातें कर रहा है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में जब यूरोपीय कंपनियां भारतीय बंदरगाहों पर अपने शिपमेंट भेजने लगीं, अफ्रीकी बाजारों में भारतीय रुपया विनिमय माध्यम बनने लगा और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने भारतीय उत्पादों के लिए विशेष व्यापार समझौते करने शुरू किए, तब वॉशिंगटन में हलचल मच गई। जिन देशों को अमेरिका अपने दबाव से झुकाने की सोच रहा था वे भारत की छतरी के नीचे इकट्ठा होने लगे। भारत ने केवल आर्थिक रणनीति नहीं अपनाई थी, उसने मानवता को भी अपनी नीति का केंद्र बनाया। जब कई छोटे देशों पर अमेरिकी टैरिफ नीति की मार पड़ी तो भारत ने उन्हें न केवल वैकल्पिक बाजार दिए बल्कि मानवीय सहायता, विकास योजनाएं और तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया। भारत की यह नीति किसी युद्ध जैसी नहीं लग रही थी, यह एक शांत क्रांति थी। अमेरिका जहां धमकियों और दबाव की भाषा बोल रहा था, वहीं भारत विश्वास और साझेदारी की भाषा में संवाद कर रहा था। यही वह क्षण था जब वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में सस्पेंस गहराने लगा। वॉशिंगटन के थिंक टैंक और आर्थिक विशेषज्ञों को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। जिन देशों को अमेरिका की टैरिफ नीति से डरना चाहिए था, वे डरने के बजाय नई संभावनाओं की ओर मुड़ने लगे। भारत ने न तो अमेरिका से सीधे टकराव किया, न ही कोई आक्रामक बयान दिया, बस अपनी नीतियों से धीरे धीरे खेल को पलट दिया। कुछ समय बाद अमेरिकी घरेलू उद्योगों ने चीखना शुरू किया। जिन उत्पादों के लिए वे सस्ते आयात पर निर्भर थे, उन पर टैरिफ की मार से कीमतें आसमान छूने लगीं। आम अमेरिकी नागरिकों के लिए रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगीं। सुपरमार्केट की शेल्फ पर पड़े उत्पाद अब वही नहीं थे, या उनके दाम इतने बढ़ गए थे कि उपभोक्ता सोच में पड़ गए। उधर भारत ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला को पुनर्गठित करते हुए ऐसे समझौते किए जिससे न केवल उसका निर्यात बढ़ा बल्कि उसकी मुद्रा को भी मजबूती मिली। भारत ने रूस, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक तंत्र स्थापित किया। यह कदम डॉलर आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन गया। अमेरिका का उद्देश्य था अपनी 100% टैरिफ नीति से यह संदेश देना कि वह बिना किसी पर निर्भर हुए आत्मनिर्भर बन सकता है, लेकिन वास्तविकता उलटी साबित हुई। उसका ही घरेलू बाजार दबाव में आने लगा, उपभोक्ता असंतोष बढ़ा और राजनीतिक तौर पर व्हाइट हाउस पर सवाल उठने लगे।
भारत ने न केवल इस आर्थिक हमले को झेला बल्कि उसे अवसर में बदल दिया। विदेशी निवेशक जो पहले अमेरिकी बाजार में स्थिरता देखते थे, अब भारत की नीतियों की तरफ आकर्षित होने लगे। भारत ने न केवल व्यापारिक करारों में पारदर्शिता दिखाई बल्कि यह भी वादा किया कि वह विकासशील देशों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा। यह बात दुनिया को गहराई से प्रभावित करने लगी। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके अपने सहयोगी देशों ने भी भारत के साथ समानांतर व्यापारिक रास्ते अपनाने शुरू किए। यह वही देश थे जो दशकों से अमेरिकी नीतियों के साथ चलते आए थे। भारत ने किसी को चुनौती नहीं दी, उसने सिर्फ विकल्प दिया, और वही विकल्प धीरे धीरे वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन को बदलने लगा। अंत में परिणाम स्पष्ट था। अमेरिका ने जो 100% टैरिफ की गोली चलाई थी, वह वापस उसके ही घरेलू उद्योगों पर आ लगी, जिन उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भरता के नाम पर प्रेरित कर रहा था। वे अब महंगाई और सप्लाई चेन संकट से जूझ रहे थे। वहीं भारत न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुआ बल्कि उसने अपनी छवि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की बना ली, जो व्यापार में बुद्धि और मानवता दोनों को साथ लेकर चलती है। यह आर्थिक युद्ध किसी बम या मिसाइल से नहीं बल्कि नीतियों, संयम और रणनीति से लड़ा गया था। भारत ने न तो किसी को हराया न किसी को गिराया, उसने सिर्फ अपनी राह इतनी मजबूती से बनाई कि दूसरों को अपने आप पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।